राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। राजीव, विपक्षी एकता का आज विश्लेषण करेंगे। कल हमने बीजेपी की रणनीति का विश्लेषण किया था 2024 को लेकर। केसीआर ने जो अलग से एक गठबंधन बनाया या दिखाने की कोशिश की, उससे विपक्षी खेमे में ही राजीव खलबली है। सामना में कई गंभीर सवाल पूछे गए हैं कि बताएं पहले केसीआर कि उनके लिए दुश्मन कौन है, वो किसके विरोधी हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं। ये तमाम जो सवाल उठाए गए हैं आज, राजीव, मैं चाहती हूं कि इस सवाल के मायने क्या हैं, आखिर विपक्ष के भीतर ही इतनी खलबली क्यों मची हुई है, क्यों इस तरीके की बातें हो रही हैं। देखिए विपनेश, कई बार आपके कार्यक्रम में, इसी बुलेटिन में मैंने ये कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को शायद उतनी बेचैनी या चुनौती नहीं है जितनी ज़्यादा बेचैनी विपक्ष के नेताओं में है। और विपक्ष के नेता उनके भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से, खासकर हिंदी पट्टी के बिहार और उत्तर प्रदेश के नेता दूसरी पार्टियों के कैसे ले रहे हैं, जो विपक्षी है बीजेपी के, आप उनको देखिए। दरअसल बात यह है कि राजनीति का और समय चक्र है, एक पहिया घूम के वहीं पहुंच जाता है। हम 50 साल पहले इसी तरह की अगर राजनीति को देखें तो 73-74 का वो समय, अगर भारत की राजनीति को थोड़ा इतिहास में जाकर देखें तो ठीक उसी तरह से भारत की राजनीति में इंदिरा गांधी हो गई थी। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा लगता था। ठीक उसी तरह से देश में इस समय मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी की तरह की बात होने लगी है। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपराजय से लोगों को लगने लगे हैं, जैसे इंदिरा गांधी उस वक्त लगा करती थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी ने एक आंदोलन शुरू किया और उसमें सारे विपक्षी दल एक हो गए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का विलय ही कर दिया जनता पार्टी में, इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए। तमाम विरोधी मानसिकता, तमाम विरोधी विचारधारा के नेता और पार्टियां इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हुई। ठीक उसी तरह का माहौल अब 50 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाने की तैयारी है। और उनके खिलाफ जो वोट है, उनके खिलाफ जो मानसिकता है, अभी तक उन्होंने 2019 में 37% मत मिले हैं और 63% उनके खिलाफ गए हैं। तो वो मत विभाजित हुए हैं, जिसकी वजह से उनको 300 से ज्यादा सीटें मिली हैं। तो एक सामान्य सा गणित है कि अगर विपक्ष जगह जगह पर टैक्टिकल अलायंस करे तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो लीडरशिप है और जो उनका इकबाल है, उससे शायद लड़ने में आसानी हो। जो लोग विपक्षी एकता की बात करते हैं वो इसके हिमायती हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि आप देखें, आज़ादी के बाद से या कांग्रेस पार्टी के आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टियां हैं बनी हैं या जो आज सत्ता में हैं या अस्तित्व में हैं, वो सारी पार्टियां या तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कांग्रेस से निकले नेताओं ने पार्टियां बनाई हैं, जिसमें टीएमसी और एनसीपी प्रमुख पार्टी के तौर पे कहा जा सकता है। और दूसरी वो पार्टियां हैं जो कांग्रेस पार्टी के विरोध में, शुरू से विरोध में थी और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने राजनीति की थी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा उद्भव तो 1980 से, फिर से वो जब पार्टी बनी तो 80 से लेकर 89 तक उसकी कोई उस तरह से राजनीतिक ताकत राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थी। 89 से उसका ग्राफ बढ़ता शुरू हुआ और 2014 तक जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उसको कहाँ तक पहुँचा दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ अमूमन आप देखें तो इन सारी पार्टियों ने कहीं ना कहीं, कभी न कभी गठबंधन किया है कांग्रेस के खिलाफ। ये केसीआर और ये आप आंध्रा में जगन रेड्डी को देखें, उनके पिता कांग्रेस में थे, वो खुद कांग्रेस के सांसद थे, वहां से निकल करके उन्होंने पार्टी बनाई, एक सरकार, एक राज्य में उनकी सरकार है। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ वहां पर वो हाथ मिलाते हैं तो उनके अस्तित्व का खतरा है। ठीक इसी तरह केसीआर कांग्रेस के खिलाफ उनकी मजबूरी है कि उनको, अभी तो बीजेपी उनके लिए खतरा है, लेकिन अगर कांग्रेस के नजदीक गए तो उनकी पार्टी के लिए खतरा है। ठीक इसी तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, अभी तक तो ठीक है मामला, लेकिन अगर वो कांग्रेस राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस के बहुत नजदीक गए या उसकी छतरी के नीचे आए तो फिर उनके पार्टी के अस्तित्व का खतरा है। तो ये सारे पार्टियां कांग्रेस से लड़ करके अपने वजूद को बचाई या सत्ता तक पहुंची है, तो इनके लिए एक दोहरा संकट है। एक तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को स्वीकार किया तो फिर इनके राज्यों में बने रहने पर आगे दिक्कत आएगी। और इन दोनों परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुझे
फायदा ही दिखाई पड़ता है। अगर आप विपक्ष को देखिए, शिवसेना एक अकेली पार्टी देश में इस वक्त है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा बैर खाए हुए है, क्योंकि उनकी पार्टी को किस तरह से तोड़ा गया। और उनके लिए तो बीएमसी का इलेक्शन है, इसमें शिवसेना असली कौन है, फिर इसके बाद जो चुनाव होगा उसमें असली शिवसेना कौन है। तो शिवसेना तो किसी भी तरह से किसी भी हद तक जाकर के नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के खिलाफत के लिए बात कर रही है। और विपक्षी एकता का जो सवाल उठाया संजय राउत, आप देख रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। अब सवाल यही उठता है कि शिवसेना का मूल चरित्र, मूल स्वभाव और बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना शुरू की थी, वो सिद्धांत, वो विचारधारा कहाँ है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक 2019 तक 37% मत ही मिले हैं। बहुमत का मत जो है, हमारे यहाँ जिस तरह की परिपाटी है, जो ज्यादा वोट पाता है वो जीतता है, जो व्यवस्था है। लेकिन अगर आप देखें तो जो एंटी मोदी वोट्स हैं, अगर वो कंसंट्रेट हो जाए तब तो 2024 का मुकाबला बहुत जोरदार देखने लायक होगा। और दूसरी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उनके यात्रा की ये एक सबसे बड़ा हासिल है राहुल गांधी का, वो ये है कि अब कांग्रेस में वो एक नंबर 1 के नेता हो गए। और दूसरी बात ये कि अब राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के विरोध के प्रतीक के तौर पर भी सड़क और संसद में राहुल गांधी नेता दिख रहे हैं विपक्ष के राष्ट्रीय स्तर पर। जी।